Vision X. I am your educator Neha and today's session is the question practice session. तो आज के सेशन में हम बहुत सारे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसे सॉल्व भी करा होगा। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल से ये बोला गया है स्टूडेंट कि ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। प्लेटलेट्स दे रखा है, आरबीसी दे रखा है, डब्ल्यूबीसी दे रखा है और एंजाइम्स दे रखे हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका ब्लड का पार्ट नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट लिखा हुआ है और आप ये गलतियां बहुत करते हो। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो और ऑप्शंस आप फिर गलत पिकअप कर आते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जितने बार भी पढ़ सकते हैं आप पढ़े और क्वेश्चन को प्लीज ढंग से पढ़े। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है स्टूडेंट, हमारे ब्लड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास बेसिकली प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, प्लाज्मा में स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या आता है? प्लाज्मा में हमारे पास आता है वाटर आ गया, प्रोटीन्स आ गया और फाइब्रिनोजन आ गया। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जितने भी हमारे कह सकते हो ब्लड के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो सारे हमारे इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा में हमारा क्या आता है? प्लेटलेट्स जो आते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स हमारे कह सकते हो आप फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो इट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे मैं Fe लिख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड आरबीसी भी क्या है? आरबीसी भी हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है, डब्ल्यूबीसी भी हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है। फोर्थ ऑप्शन इज द एंजाइम। एंजाइम हमारे ब्लड का पार्ट नहीं होता। तो इसने नॉट पूछा था, तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है आपके स्टूडेंट बेसिकली ये एंजाइम। एंजाइम आपके ब्लड का पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को भी रीड आउट कर लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे मेन काम आरबीसी क्या करता है? जो हमारी बॉडी में स्टूडेंट बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं या आरबीसी जिन्हें हम बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास जा रही है वो बेसिकली जा रही है किसके थ्रू? वो बेसिकली जा रही है स्टूडेंट ब्लड के थ्रू। ब्लड में हमें पता है कि ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है हमारे पास आरबीसी। ठीक है, और इस आरबीसी में स्टूडेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है? जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, और जो ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है वो कहाँ चली जाती है? वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाती है। और सेल्स में क्या होता है? सेल्स के पास होता है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करना और दूसरा उन सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है फाइटिंग इन्फेक्शन। नो, क्योंकि इन्फेक्शन से जो लड़ने का काम होता है वो हमारे ब्लड में बेसिकली डब्ल्यूबीसी करते हैं। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन। यस, आरबीसी का सबसे मेन फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। थर्ड वन इज द ब्लड क्लॉटिंग या फिर क्लॉटिंग ब्लड। ये क्लॉटिंग ब्लड का जो काम होता है ना वो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स करते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये प्लेटलेट्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। राइट,
और फोर्थ ऑप्शन है आपका ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपको जो सबसे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है मींस कैरिंग ऑक्सीजन, ये आपका सही है। तो अगर आपको सारे आरबीसीज के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां पे मैंने आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। चलिए, सो थर्ड ऑप्शन आप इसे रीड आउट करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which pigment give red blood cell their color and aid in oxygen transport? क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि जो हमारे आरबीसी होते हैं मीन्स रेड ब्लड सेल होते हैं, उस आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, ठीक है। और बेसिकली और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी कौन हेल्प करता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारे आरबीसी के पास क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे आरबीसी के पास होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन बेसिकली एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट में इसका प्रोटीन होता है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में बेसिकली क्या होता है, दूसरा पार्ट इसका नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होता है ना, प्रोटीन पार्ट हमारा कौन होता है, प्रोटीन पार्ट होता है स्टूडेंट हमारा बेसिकली ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये ग्लोबुलिन जो होता है ना, ये ग्लोबुलिन हमारा कैसा होता है, प्रोटीन होता है। और जो यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो बेसिकली होता है हमारा हीम। ये जो हीम वाला नॉन प्रोटीन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसके पास क्या होता है, इसके पास से हमारा बेसिकली एक कह सकते हैं सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है। और यही आयरन क्या करता है, यही आयरन बेसिकली ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन हमारा जो हमारे आरबीसी होते हैं उनका कलर रेड होता है, और यही क्या करता है, ड्यू टू दिस आयरन ये हमारा ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ये मेलानिन। मेलानिन बेसिकली हमारा रेड कलर नहीं होता, मेलानिन का काम होता है कि जैसे कि हमारे स्किन का जो कलर होता है ड्यू टू मेलानिन, आपने देखा होगा जो अफ्रीका साइड में लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं बेसिकली, वहां पे बहुत ज्यादा काले होते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली उनके बॉडी में जो मेलानिन होता है ना, इस मेलानिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा सन में उनका एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिकली मेलानिन फॉर्म होगा, ठीक है। क्लोरोफिल भी क्या है, एक तरीके का पिगमेंट है, बट ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर देता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। और फोर्थ हमारी बॉडी में पाया जाता है एक पिगमेंट और जिसको हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, मसल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि हमारा कह सकते हो मसल में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है ये मायोग्लोबिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एज यूजुअल 40 सेकंड से रीड आउट करने के लिए एंड देन साथ में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा और सॉल्व भी करा होगा। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आपसे डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन पूछा है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिफेंस का। मतलब जो भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आया है तो उस फॉरेन एंटीजन को मारने का काम कौन करेंगे, ये डब्ल्यूबीसीज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, नो ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, आरबीसी का होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका फाइटिंग इन्फेक्शन, यस जब भी आपको आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो वहां पे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वही क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। थर्ड वन इज द क्लोटिंग ब्लड, नो इसका काम कौन करता है, इसका काम बेसिकली हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन इज द कैरिंग न्यूट्रिएंट, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो क्या है, फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है। देखो जब भी अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो
और आपको ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो या फिर आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उस एमसीक्यूज में जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल स्टडी कर लो, हर क्वेश्चन में ही कर लो। तो आप बहुत कम टाइम में क्या करोगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे और आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी गैदर हो जाएगी। तो जब भी टाइम कम हो और ज्यादा क्वेश्चंस करने हो, ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो जितने भी हो बेसिकली एमसीक्यू में ऑप्शंस, आप उन सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ो और एक जगह लिख लो, ताकि रिविजन के टाइम पे आपको वो वापस से रिकैप हो जाए। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे आपको जो मेन आंसर है वो बता रही हूँ, बट उसके साथ साथ जो अलग से ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस के बारे में आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। यू हैव 40 सेकेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो देखते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल इज primarily responsible for engulfing and digestion of pathogen। ये आपको चारों के चारों ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स के दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टूडेंट कि बेसिकली कौन सा ऐसा व्हाइट ब्लड सेल है जो कि जब बाहर से कोई भी पैथोजन आता है तो उस पैथोजन को इंगल्फ करता है, मतलब खा लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका न्यूट्रोफिल्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लिम्फोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका मोनोसाइट्स और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इओसिनोफिल। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शंस के बारे में हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और चारों ऑप्शंस देखेंगे। तो देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर है वो होता है हमारा मोनोसाइट्स। ऑलवेज रिमेंबर, मोनोसाइट्स जो टर्म आते हैं वो आते हैं हमारे बेसिकली ब्लड में, और अगर यही मोनोसाइट्स ब्लड से निकलकर टिश्यू में चले गए तो टिश्यू में आप इन्हें क्या कहते हो स्टूडेंट्स, मैक्रोफाज। ठीक है, तो मैक्रोफाज बोलो या मोनोसाइट्स बोलो, इन दोनों का नेचर कैसा होता है कि बेसिकली जो भी बाहर से पैथोजन आता है उसको इंगल्फ करते हैं। ठीक है, खा जाते हैं, इनका फैगोसिटिक नेचर होता है। ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ पे आपका ये न्यूट्रोफिल्स दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये आपके ब्लड में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन के साइट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो कि फर्स्ट अराइव होते हैं कहाँ पे, फर्स्ट अराइव एट द इन्फेक्शन साइट। ऑलराइट, आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे फर्स्ट जो आपका पहुंचेगा सेल वो आपका न्यूट्रोफिल ही होगा। सेकंड है आपका बेसिकली लिम्फोसाइट्स। तो देखो, जब बेसिकली आपकी बॉडी में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। कुछ सेल्स अर्ली स्टेज में काम आते हैं और जब ये अर्ली स्टेज वाले सेल्स पैथोजन को नहीं मार पा रहे तो लेटर स्टेज में दूसरे आते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि जब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही होती है तो पहले क्या कौन जाते हैं, सिपाही जाते हैं। ठीक है, आर्मी में जो लोअर लेवल्स पे होते हैं वो जाते हैं। फिर जब सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं होती तो जो मेन ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो कैप्टन्स होते हैं वो आते हैं। राइट, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हमारे बॉडी में क्या होता है, पहले जो सोल्जर्स होते हैं ना वो जाते हैं पैथोजन से फाइट करने के लिए। जब वो सोल्जर्स से वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो बेसिकली कैप्टन्स आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं एज अ कैप्टन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके पैथोजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से मार देंगे और उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करेंगे और साथ के साथ मेमोरीज भी बनाएंगे। ठीक है, तो इनका नेचर भी कैसा होता है, इंगल्फिंग नहीं होता। मोनोसाइट्स का नेचर इंगल्फिंग होता है। और जो आपको फोर्थ WBC है इओसिनोफिल, ये बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा कह सकते हो जहाँ पे हमारे एलर्जी होती है। ठीक है, तो उस एलर्जी को जो कॉज करता है वो कौन करता है, वो हमारे एलर्जी को कॉज करता है ये इओसिनोफिल है। ठीक है, तो ये याद रखना, इट कॉज द एलर्जी। ऑलराइट, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये 40 सेकेंड्स।
उम्मीद करते हो कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया हो, सॉल्व भी करा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। जो प्लेटलेट्स है उसका सबसे प्राइमरी रोल क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ना, इस प्लेटलेट्स का सबसे प्राइमरी रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि किस में हेल्प करता है, जो कि हेल्प करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो कैरिंग ऑक्सीजन नो, उसका काम आरबीसी का होता है। फाइटिंग इन्फेक्शन नो, उसका काम डब्ल्यूबीसी का होता है। फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, यस, ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने में हेल्प करती है। और ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स नो। ऑलराइट, सेवेंथ ऑप्शन, योर 40 सेकेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। Which protein is essential for the formation of blood clot by platelets? ये चार आपको क्या दे रखे हैं, चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है। ऑलवेज रिमेंबर, ये चारों को चारों क्या है, चारों के चारों आपको प्रोटीन दे रखे हैं। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, और ये बेसिकली प्लेटलेट्स के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट बाय प्लेटलेट्स मीन्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपका ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारा ब्लड क्लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो प्लेटलेट्स होती है ना, देखो प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारा जो केमिकल रिलीज करती है वो होता है हमारा क्या, फाइब्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्लेटलेट्स के पास ना फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये कैसा होता है, ये इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए प्लेटलेट्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो कि इसे क्या करेंगे, एक्टिव फॉर्म में लाएंगे। तो फाइब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट में जो हेल्प करता है वो हमारे फाइब्रिन होता है। ये फाइब्रिन कैसा होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, जो कि एक जाल बना देता है, और उस जाल में जितने भी हमारे ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं वो उस जाल में जाके इंट्रैप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तभी जाके हमारा जब कभी भी कट लगता है तो वहां पे जो पपड़ी जम जाती है ना ऊपर, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, फाइब्रिन है। एक बार रॉन्ग आंसर्स भी देखते हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को बेसिकली कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें क्या होता है, शुगर ज्यादा होता है, तो उनको बेसिकली क्या करा जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो कोलेजन होता है ना, ये कोलेजन आपकी स्किन प्रोटीन कह सकते हो, और आपकी बॉडी में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रोटीन होता है ना, वो एक कोलेजन होता है। इसी कोलेजन की वजह से जो आपकी स्किन होती है ना, वो टाइट रहती है। और जैसे जैसे आप बूढ़े होने शुरू हो जाते हो ना, आपकी बेसिकली बॉडी में कोलेजन कम होने लगता है, और आपकी स्किन जो होती है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। तो स्किन की जो टाइटनिंग होती है ना, वो इस कोलेजन की वजह से होती है। तो जो बेसिकली होते हैं ना, जो ब्यूटीज पार्लर में वो करते हैं कि आपकी स्किन टाइट रहेगी, ये रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने न्यूट्रिएंट में, अपने बेसिकली खाने में कोलेजन का इंटेक बढ़ाओ, तो आपकी स्किन अपने आप ही टाइट रहेगी, अच्छी खासी। ठीक है, तो इस कोलेजन की वजह से होता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में हमारा पाया जाता है 3 चीज। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट आपका पाया जाता है वाटर, सेकंड पाया जाता है आपका प्रोटीन, ठीक है, और तीसरा पाया जाता है आपका फाइब्रिनोजन।
ये आपके किसके कंपोनेंट से, ये आपके कंपोनेंट से प्लाज्मा के। तो यहाँ पे देखो वाटर सही है क्योंकि वाटर आपका प्लाज्मा में पाया जाता है, क्योंकि बाकी तीन जो ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, तीनों के तीनों आपके स्टूडेंट बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, जो आपके प्लाज्मा में बेसिकली 3 तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द एल्बुमिन, सेकंड वन इज द ग्लोबुलिन एंड थर्ड वन इज द आपका कह सकते हो फाइब्रिनोजन। ठीक है, इन तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। तो ये आपके मेन कंपोनेंट्स हो गए किसके? प्लाज्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 40 सेकंड्स, रीड आउट दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ये चार आपको क्या दे रखे, चार आपको फंक्शंस दे रखे हैं और पूछा गया इन चारों फंक्शन में से कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपका प्लाज्मा नहीं करता। मीन्स आपके 3 आंसर यहाँ पे कैसे है, 3 आंसर आपके ठीक होंगे जो कि प्लाज्मा का फंक्शन होगा और एक आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, कैरिंग वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और फोर्थ है आपका फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग एजेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आपका प्लाज्मा में पाया जाता है जो कि आपका ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा हमसे। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, प्लाज्मा का बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, कैरिंग वेस्ट प्रोडक्ट, यस आपके प्लाज्मा में ना वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं और आपके प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपके यहाँ पे ये वाला तीनों सही है और आपसे कैसा पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है। तो आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो आपका सी है बेसिकली, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। You have 40 seconds to read out this question. उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा। तो देखिए, which component of blood is primarily responsible for transporting hormone, enzyme and waste product? ये चार आपको क्या दे रखे, चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है आपसे कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हार्मोन को, एंजाइम को और वेस्ट प्रोडक्ट को। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जितने भी ट्रांसपोर्टिंग का काम है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग हो, एंजाइम्स की हो, हार्मोन्स की हो, ये सारा का सारा काम आपका कौन करता है, ये प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, आपका प्लाज्मा है। रेड ब्लड सेल्स का काम आपको पता है, ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम भी आपको मैंने बता दिया, डिफेंस में हेल्प करना, और प्लेटलेट्स का काम भी मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्लाज्मा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो द मैमेलियन हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द ब्लड। पूछा है कि आपसे जो आपका ह्यूमन एक हार्ट होता है वो ह्यूमन हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है। तो जैसे कि जब मैंने आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, तो मैंने आपको वहां पे उसकी लोकेशन बताई थी। सपोज करो ये क्या है, ये आपकी 2 लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। आपके लंग्स के बीच का ये जो स्पेस होता है ना, दिस स्पेस, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, और बेसिकली इसी मीडियास्टिनम स्पेस में आपका क्या होता है, आपका हार्ट लोकेटेड होता है।
थोड़ा सा बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, मीन्स कहीं इसी जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, कार्डियक कैविटी होती है लेफ्ट लंग पे। ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट लंग है, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका राइट लंग है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट लंग पे क्या होता है, यहाँ पे ये कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियक कैविटी। ठीक है, तो इसी कार्डियक कैविटी में क्या होता है, इसी कार्डियक कैविटी में यहाँ पे कहीं जाके आपका हार्ट लोकेटेड होता है ऐसे, राइट। और बेसिकली क्या होता है, इस हार्ट के सराउंडिंग में आपके क्या होता है, थोरैसिक कैविटी होती है। आपने देखा होगा जो आपका लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अराउंड आपकी रिब्स होती हैं। ठीक है, रिब्स से पूरी क्या होती है, रिब्स से कैविटी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो जो एक मैमेलियन हार्ट होता है ना, वो बेसिकली थोरैसिक कैविटी में ही एम्बेडेड होता है। ठीक है, लोकेटेड होता है। इसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है जिसके अंदर हमारे बेसिकली कह सकते हो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे पेल्विक कैविटी। तो ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमन हार्ट की जो लोकेशन होती है वो आपके थोरैसिक कैविटी में भी होती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यू हैव 40 सेकंड्स टू रीड आउट दिस क्वेश्चन देन वी सॉल्व। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा और सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है व्हिच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। मतलब आपसे पूछा गया है कि हार्ट का कौन सा ऐसा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। तो जब मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने वहां पे आपको एक डब्बे वाला हार्ट बना के समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इस साइड को आप लेफ्ट मानोगे और इस साइड को आप क्या मानोगे, राइट मानोगे। तो आपके हार्ट कैसा होता है, आपका हार्ट जो होता है वो बेसिकली 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो चैम्बर होते हैं वो बेसिकली आपके आर्टरिया होते हैं। तो ये वाला राइट आर्टरिया हो गया, ये वाला आपका लेफ्ट आर्टरिया हो गया, ये वाला आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे आपका बेसिकली स्टूडेंट ये जो राइट आर्टरिया होता है, इस राइट आर्टरिया का क्या काम होता है, ये राइट आर्टरिया में बेसिकली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि क्या होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी से आता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो राइट आर्टरिया होता है, राइट आर्टरिया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है फ्रॉम द एंटायर बॉडी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ई लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है आपका लंग्स के पास। अब इस लंग्स के पास क्या है, इस लंग्स के पास स्टूडेंट बेसिकली हमारे ऑक्सीजन है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, इस लंग्स के थ्रू लेते हैं। तो वो हमने ब्रीथ इन करा, इनहेल करा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई। ठीक है, लंग्स के पास जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा वो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे अब आपका हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका स्टूडेंट आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपका लेफ्ट आर्टरिया में। और इस लेफ्ट आर्टरिया से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपके एंटायर बॉडी में। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करने का काम आपका किसने करा, मतलब कौन सा ऐसा चैम्बर है जिसने आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लेफ्ट आर्टरिया है, उस लेफ्ट आर्टरिया ने क्या करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ये क्या है, लेफ्ट आर्टरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यू हैव 40 सेकंड्स टू रीड आउट दिस क्वेश्चन देन वी सॉल्व टुगेदर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो देखो क्या पूछा गया, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कौन सा ऐसा बेसिकली पूछा है कि क्या कहते हो, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि क्या करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ, जो कि हार्ट से दूर आपकी पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाती है।
ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि आपका हार्ट से ब्लड को लेकर आपके एंटायर बॉडी की तरफ जा रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, जैसे आपका क्या है, ये आपका एक ह्यूमन हार्ट है, वही आपका जो आए दिन दिल टूटता है, मैंने उसी हार्ट की शेप दी है इस दिल को, ठीक है। तो जब भी आपका ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो जो ब्लड वेसल्स उसे लेकर आएंगे ना, वो होती है हमारी वेन्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स का काम होता है आपके एंटायर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके आपके हार्ट तक पहुंचाने का। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एंटायर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर रही है तो इसके पास कैसा ब्लड होगा, इसके पास जो ब्लड होगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट। अब हार्ट में क्या होगा, हार्ट में आपका ब्लड बेसिकली पंप होगा, वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से वापस से ब्लड आपका क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके वापस से कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा। और हार्ट से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, आपका बॉडी की तरफ जाएगा। अब जब हार्ट से जो ब्लड आपको बॉडी की तरफ जा रहा है वो कैसा होगा, वो स्टूडेंट हमारा ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका हार्ट की तरफ लेके जाती है वो क्या होती है स्टूडेंट, वो बेसिकली आपकी आर्टरी होती है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आर्टरी में कैसा ब्लड होगा, आर्टरी में आपका स्टूडेंट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज रिमेंबर एक एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है इट इज द एक्सेप्शन। वाई, क्योंकि यही आपकी एंटायर बॉडी में अकेली ऐसी आर्टरी है जिसके पास कैसा ब्लड होता है, जिसके पास आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो आपका राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स की तरफ जो ब्लड लेकर जाती है ब्लड वेसल, वो कौन होती है, वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी ही होती है, ठीक है। जहां भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए ना, उस पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, लंग्स, ठीक है। और ये आर्टरी है बट इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसे एक्सेप्शन बोल दिया है। तो हमेशा याद रखना ये एक्सेप्शन, आपकी बॉडी की सारी आर्टरी में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन्स आपका क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि क्या आता है, हार्ट की तरफ आती है, ठीक है। अरोटा, अरोटा आपकी एक आर्टरी होती है जो कि क्या करती है, जो कि आपका हार्ट से आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, अरोटा है। इसी अरोटा से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस अरोटा में आपका पूरा एंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द अरोटा। वेना कावा इज ऑल्सो अ वेन, जो कि आपका क्या काम करते हैं, जो कि बेसिकली आपके एंटायर बॉडी से ब्लड आपके हार्ट की तरफ लेकर जाती है। ऑलराइट, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्ट वॉल्व। जैसे कि मैंने आपको दो तरीके की आती है, बेसिकली तीन तरीके की हार्ट वॉल्व बताई थी। कौन कौन सी, आपका राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व थी वो होती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जो आपका लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व थी वो थी आपकी बाइकस्पिड वॉल्व। और आपकी बॉडी की तरफ भी तो ब्लड जा रहा है और आपके लंग्स की तरफ भी तो ब्लड जा रहा है। तो जो आपका हार्ट से आपके बॉडी की तरफ जब ब्लड जाता है तो वहां पे, और जब आपके हार्ट से आपके लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है वहां पे, उन दोनों केसेस में जो वॉल्व लगी होती है वो होती है आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वॉल्व है, चाहे आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो, बाइकस्पिड वॉल्व हो या सेमी ल्यूनर वॉल्व हो, इन तीनों का काम क्या होता है बेसिकली कि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो ना हो पाए। सपोज करो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो डब्बे वाला हार्टी बताया था,
सपोज करिए आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट आर्टरिया, हाँ राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जब ब्लड आपका कहाँ से आया है, आपका ब्लड जब राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो ये वापस से आपका राइट आर्टरिया में ना जा पाए, इसी के लिए यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगती है। वॉल्व को जस्ट लाइक आप एक गेट समझ सकते हो कि वो एक गेट है, ठीक है। कोई चीज आपने बाहर निकाल दी गेट से, अब वो वापस से गेट अंदर ना आ पाए तो आप क्या करोगे, गेट को बंद कर दोगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो ब्लड आपका ऑलरेडी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा चुका है, वो वापस से बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए आप क्या करते हो, वॉल्व का यूज करते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम साथ में देखते हैं। सो क्वेश्चन आपको क्या बोला है, विच स्ट्रक्चर डिवाइड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड। मीन्स पूछा गया है आपसे कि आपके हार्ट में क्या है, आपके हार्ट की दो साइड्स है, कौन कौन सी, देखो डब्बे वाला हार्ट ही बनाएंगे और उसी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका राइट आर्टरिया, ये आपका लेफ्ट आर्टरिया, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट आर्टरिया और ये वाला आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे आपके हार्ट की दो साइड है, एक राइट साइड है और एक आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। आपका राइट साइड में कौन सा ब्लड है, आपका राइट साइड में जितने भी दोनों चैम्बर में कैसा ब्लड है, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका कैसा ब्लड है, यहाँ पे आपका बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो इन दोनों बेसिकली आपका राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग ना हो पाए तो आपका हार्ट की इन दोनों साइड को बेसिकली सेपरेट करता कौन है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को सेपरेट करने का काम करता है, साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको बीच में ये वाली जो दीवार दिख रही है, यही क्या कर रहा है, यही सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं आपका कह सकते हो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि दो आर्टरिया के बीच में है ये सेप्टम और दो वेंट्रिकल के बीच में भी है सेप्टम, ठीक है। तो इसी वजह से इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। अब हमने ऊपर वाला चूज क्यों नहीं करा, तो ऊपर वाला हमने बेसिकली इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि ये सेप्टम क्या है, आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, मींस दो वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है। तो दो वेंट्रिकल के बीच में मतलब ये वाला सेप्टम, पर ऊपर वाले का क्या है, ऊपर वाला भी तो सेपरेटेड है, ठीक है। इसी वजह से आपका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ऑलराइट, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, यू हैव 40 सेकंड्स टू रीड आउट दिस क्वेश्चन, देन वी सॉल्व टुगेदर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। ये आपको चार क्या दे रखे, चार आपको मसल्स दे रखे, उसमें से एक आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीन आपको मसल्स दे रखे हैं। पूछा है कि कौन सी मसल आपकी स्टीरिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है। स्टीरिएटेड का मतलब होता है आपका बेसिकली कि किसमें आपका अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मसल है जिसमें आपको अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टीरिएटेड कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली कम ये वाला लाइट बैंड है और ये वाला क्या है, ये आपका डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टीरिएशन इसी को कहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जिसको आप अपनी मर्जी से कर सको। जैसे मैं भी अपना हाथ हिला डुला रही हूँ, इसमें मेरी मर्जी है, अपने आप नहीं हिलेगा ये हाथ, ठीक है। अगर हाथ पड़ा हुआ है नीचे, अगर मैं जब तक इसे खुद ना चाहूँ उठाना तो जैसी बातें उठेगा नहीं, ठीक है।
पर आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में बेसिकली हार्ट भी पाया जा रहा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है। वो धड़कता तो आपके लिए है, पर अब जैसी बात है, किसी लड़की को भी देख के किसी लड़के का दिल और किसी लड़के को देख के किसी लड़की का भी दिल धड़क सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट के जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, ये अपने आप हो रहा है। तो जब आपकी मर्जी ना हो और वो चीज अपने आप हो रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो चाहे आपकी कार्डियक मसल हो, चाहे आपकी स्मूथ मसल हो, इन दोनों मसल्स का नेचर कैसा होता है, इनवॉलेंट्री नेचर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी स्केलेटल मसल होती है ना, इसका नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है। और यह स्केलेटल मसल आपकी स्टीरिएटेड भी होती है, और साथ के साथ आपकी जो कार्डियक मसल्स होती है ना, वो कार्डियक मसल्स भी आपके स्टीरिएटेड होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती, इसमें थोड़े से लाइट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्केलेटल मसल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉल्ड। पूछा है कि जो आपका स्केलेटल मसल है, उस स्केलेटल मसल की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट को आप क्या कहते हो। तो उस स्केलेटल मसल के सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट आपकी क्या होती है, सार्कोमियर होती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये सार्कोमियर ही क्या होती है, एक ऐसी यूनिट है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका पूरा एक बताऊं, तो सबसे फर्स्ट आपका क्या होता है, मसल होता है। मसल्स के अंदर आपके बेसिकली क्या होते हैं, आप कह सकते हो बहुत सारे फेस्टिकुलाई होते हैं, जिसे आप मसल के बंडल्स भी कहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फेस्टिकुलाई होते हैं। इन फेस्टिकुलाइज के अंदर आपके क्या होते हैं, इस फेस्टिकुलाई के अंदर आपके मसल सेल्स बोल लो, या फिर आप इसे सेल की जगह आप फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इस मसल सेल बोल लो, मसल फाइबर बोल लो, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपके क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर ही आपके मायोफिलामेंट होते हैं। और ये मायोफिलामेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टूडेंट आपका बेसिकली थिक फिलामेंट, और दूसरा होता है आपका बेसिकली थिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो थिक और थिन फिलामेंट को मिलाकर आपका क्या बनता है, एक सार्कोमियर बनता है, ठीक है। इसका भी मैंने बहुत डिटेल में आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रखा है मसल फाइबर का, तो आप उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सार्कोमियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू हैव 40 सेकंड टू रीड आउट दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा, सॉल्व भी करा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है, which protein is primarily responsible for the contraction of skeletal muscle fiber। ये चार आपको क्या दे रखे, चार आपको प्रोटीन्स दे रखे हैं। इन चारों प्रोटीन में से आपको ये बताना है कि सबसे प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है स्केलेटल मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो आपका जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ये आपका मायोसिन है। मायोसिन आपका क्या करता है, ये प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। बाय द वे, जो आपका एक्टिन और मायोसिन है, दोनों के दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, मींस दोनों का नेचर ही कॉन्ट्रैक्टाइल करने का होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे पूछा प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल पूछा हो तो आप मायोसिन को ही पिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों लास्ट के है, ये दोनों भी आपके क्या है, ये दोनों भी आपके प्रोटीन्स है, बट ये कैसे प्रोटीन्स है, ये आपके बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स का क्या मतलब है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स का मतलब है कि ये आपके जो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं। कैसे, ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के पास क्या होता है, इस ट्रोपोनिन के पास स्टूडेंट बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंड करता है। और इस ट्रोपोमायोसिन के पास क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये ट्रोपोमायोसिन हमारे एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को हाइड करके रखता है, ठीक है।
अब अगर हमारा एक्टिन और मायोसिन जब तक पास में नहीं आएगा तब तक हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो हमारे एक्टिन और मायोसिन को क्या होता है, पास में आना होता है। तो पास में आने के लिए जो इस ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन फिलामेंट के ऊपर हाइड करके रखा है उसे हटाना पड़ेगा, और उसी को हटाने के लिए कैल्शियम यहाँ पे रोल प्ले करता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैंने इस पे एक बहुत डिटेल लेक्चर भी ले रखा है, आप वो लिंक भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट अब वहाँ पे पूरी मस्कुलर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मायोसिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यू हैव 40 सेकंड टू रीड आउट दिस क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपने पॉज करके वीडियो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा होगा। तो चलिए देखते हैं। Basically, which characteristics is unique to cardiac muscle cell compared to skeletal muscle cell? ये चार आपको क्या दे रखे, चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कार्डियक मसल्स में यूनिक है। मतलब ऑलमोस्ट जो आपके कार्डियक मसल होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो दोनों का जो मसल्स का नेचर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट यहाँ पे ऐसा कौन सा जो कि एक नेचर आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली देखो कौन सा होता है, जो स्टीरिएशन होते हैं, स्टीरिएशन मींस अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड आपके दोनों में पाई जाती है। ठीक है, फिर चाहे वो आपका कार्डियक हो चाहे आपका स्केलेटल हो। ब्रांच स्ट्रक्चर, बेसिकली जो आपकी कह सकते हैं जो कार्डियक मसल होती है वो आपकी कैसे होती है, ब्रांच्ड होती है। दूसरा आपका वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपका किसके पास होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल आपका सिर्फ और सिर्फ होता है आपका स्केलेटल मसल के पास। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी आपका कौन होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी आपका होता है स्केलेटल मसल, और आपका कुछ कुछ कार्डियक मसल भी होता है, और कुछ कुछ आपके ब्रांच्ड कार्डियक मसल्स भी होते हैं। तो इसने क्या पूछा था, यूनिक पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिक है वो आपका वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री सिर्फ और सिर्फ आपकी स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक मसल नहीं होती। बाकी और तीनों जो भी हैंगे आपके वो तीनों कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि which structure connect adjacent cardiac muscle cell to allow for rapid electrical signal transmission। जो हमारे हार्ट होती है, हमारे हार्ट के अराउंड में जो मसल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, कार्डियक मसल होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे हार्ट को क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। ब्लड को पंप ये हमेशा डेली बहुत जल्दी जल्दी करता है, तो जैसी बात है इसमें जो सिग्नल पहुंचना है वो भी बहुत रैपिडली जाना चाहिए। तो बेसिकली ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इस कार्डियक मसल्स में रैपिडली सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल होता है बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी आप कह सकते हो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो इंटरकैलेटर डिस्क होती है ये हमारे किस में पाई जाती है, इंटरकैलेटर डिस्क हमारे कार्डियक मसल में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स के अलावा ये इंटरकैलेटर डिस्क के ना तो आपकी स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है और ना ही तो आपकी स्मूथ मसल्स में पाई जाती है। यहाँ पे जो इंटरकैलेटर डिस्क होती है ना, जस्ट लाइक अ गैप जंक्शन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी इंटरकैलेटर डिस्क की वजह से बहुत थोड़े से टाइम में जो सिग्नल आता है वो आपके पूरे हार्ट में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है और आपका हार्ट एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट और एक ही बार में रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल रैपिडली भेजा जाता है वो इस इंटरकैलेटर डिस्क की मदद से ही भेजा जाता है। गैप जंक्शन नो, टाइट जंक्शंस भी नहीं होते, डेस्मोसोम्स भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द स्मूथ मसल टिश्यू प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन द बॉडी। स्मूथ मसल्स टिश्यू आपके बॉडी में कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर स्मूथ मसल्स की जो लोकेशंस होती है आपका, अगर आप स्मूथ मसल्स को छोड़ दो तो पहले 3 तरीके के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ।
स्केलेटल मसल्स सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी आप मसल्स आपकी बोन के अराउंड में अटैच है वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ होती है, हार्ट में होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप सपोज मान लो आए आपका क्या कहते हैं जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपके लंग्स के सराउंडिंग की जो कैविटी है, आपके यूरिनरी ब्लैडर की जो कैविटी है, गर्ल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके सराउंडिंग में जो कैविटी होती है, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के अराउंड में जो कैविटी होती है, इन सारी जगहों पे आपको क्या पाया जाता है, इन सारी जगहों पे आपको स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, हार्ट, तो हार्ट के अराउंड कौन सी मसल पाई जाएगी, कार्डियक। फिर दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक के अराउंड भी आपकी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। और स्केलेटल मसल्स में तो जैसी बात है आपको स्केलेटल मसल ही होगी। बाइसेप्स में भी आपकी कौन सी होती है, बाइसेप्स में भी स्टूडेंट आपकी स्केलेटल मसल्स ही होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसके अराउंड में आपकी क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके वो कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, Which of the following is the characteristic feature of smooth muscle cell? स्मूथ मसल सेल का इन चारों में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, सबसे फर्स्ट है आपका स्टीरिएशन। स्टीरिएशन आपका बेसिकली स्मूथ मसल्स में नहीं होती है, और इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा फीचर जो होता है। फिर ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर आपका किस में होता है, कार्डियक में होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल आपका किसका फीचर है, स्केलेटल का फीचर है। स्पिंडल शेप्ड सेल, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, स्मूथ मसल्स का। जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं ना कुछ ऐसे दिखते हैं, इनके बेसिकली टैपरिंग एंड्स होते हैं, तो ऐसे शेप हम क्या कहते हैं, ऐसे शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। और दूसरे फॉर्म लैंग्वेज में मतलब इसके लिए हम दूसरा टर्म भी यूज करते हैं, फूसीफॉर्म। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं और जो हमारे पास कह सकते हो स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, उनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। सिर्फ हमारे स्पिंडल शेप की स्मूथ मसल्स होती है, इसका क्या हो गया, स्पिंडल शेप स्मूथ मसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या है, सार्कोमियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हिच प्रोटीन फॉर्म द थिन फिलामेंट इन द सार्कोमियर। You have 40 seconds, एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट करो, देन वी सॉल्व टुगेदर। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि बेसिकली थिन फिलामेंट बना रहा है, किसका, सार्कोमियर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सार्कोमियर में आपके पास दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है आपका थिन, दूसरा होता है आपके पास स्टूडेंट बेसिकली थिक। थिन फिलामेंट जो बनाता है वो होता है आपका एक्टिन, और थिक फिलामेंट जो बनाता है स्टूडेंट वो होता है आपका मायोसिन। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, एक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40 सेकंड्स, एक बार पॉज करके प्रैक्टिस करो। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल सेल। मसल सेल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है, किसका, स्टोर हाउस होता है आपका कैल्शियम आयंस का। ठीक है, बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, जैसे कि आपका जो आपकी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं तो आपके सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो वही उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अगर मैं मसल सेल्स के अंदर करूं तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जहां भी सार्को वर्ड आ जाए, सार्को वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मसल्स। ठीक है, तो मसल सेल्स में पाया जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, स्टोरिंग कैल्शियम आयन, ये आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉज करके प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हो आपने पॉज करके प्रैक्टिस करी होगी, तो चलिए देखिए। During muscle contraction, which molecule bind to actin to expose the myosin binding site? जब हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पूछा गया है कि एक्टिन के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड होता है जिसकी वजह से हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हो जाती है। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा मायोसिन होता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इस मायोसिन को क्या है, इस मायोसिन को हमारा एक्टिन के साथ बाइंड करना है। ये स्ट्रक्चर आपका मायोसिन है और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका एक्टिन है। ठीक है, अब ना क्या होता है, इस एक्टिन के ऊपर क्या होता है, इस एक्टिन पे आपके मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिन के ऊपर क्या होगा, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी, और इस मायोसिन के हेड पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, अब अगर जाहिर सी बात है, ये दोनों की दोनों साइड, एक्टिन के ऊपर और मायोसिन के ऊपर, दोनों की दोनों साइड ना पहले इनएक्टिव होती है, मतलब ढकी होती है। आई जो मायोसिन के हेड पर क्या होता है, मायोसिन के हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। जब तक मायोसिन के हेड पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, मींस अगर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है तो इसके साथ कौन अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा एटीपी। तो जब तक मायोसिन के हेड पर एटीपी आकर बैठा हुआ है, मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर ही नहीं सकता। तो अगर मुझे मायोसिन को एक्टिन से बाइंड करवाना है तो मुझे इस एटीपी को क्या करना होगा, इस एटीपी को हटाना होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, इस एटीपी को मुझे हटाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एटीपीएस लाऊंगी, एटीपीएस क्या करेगा, एटीपी हटा देगा। अब हमारी एटीपी जैसे इस मायोसिन के ऊपर से हट गया तो हमारी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब मतलब मायोसिन क्या है, मायोसिन रेडी हो गया है एक्टिन से बाइंड करने के लिए, पर अभी हमारा एक्टिन जो है ये वाला, ये भी रेडी नहीं है। तो अगर मुझे अपने एक्टिन को रेडी करवाना है तो इस एक्टिन को भी क्या करना होगा, इस एक्टिन के ऊपर ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसको क्या करना होगा, एक्सपोज करना होगा। और एक्टिन के ऊपर ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है ना, ये क्या होती है, ढकी होती है, किससे, ट्रोपोमायोसिन से। तो मुझे इस ट्रोपोमायोसिन को क्या करना होगा, इस ट्रोपोमायोसिन को हटाना होगा। ठीक है, जब तक ये ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा मेरी मायोसिन बाइंडिंग साइट हटेगी नहीं। जैसे कि सपोज कर लो ये चीज, मान लो ये क्या है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट है जो कि एक्टिन के ऊपर है। मेरा हाथ एक्टिन है और इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, और ये दूसरा हाथ मेरा ट्रोपोमायोसिन है। मैंने क्या कर दिया, इस ट्रोपोमायोसिन से आके इसे ढक दिया। अब जब तक मेरी ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट नहीं होगी, ये ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर से हटेगा नहीं, तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज कैसे होगी। तो अब मुझे ट्रोपोमायोसिन को क्या करना है, ट्रोपोमायोसिन को हटाना है। तो इस ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इस ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए बेसिकली आप कैल्शियम आयन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम आयन बेसिकली हमारा आपके ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, तब जाके हमारा ट्रोपोमायोसिन हटता है। अभी पूरे प्रोसेस कैसे होती है ना, तो इसके लिए आपको बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखना होगा मसल फाइबर का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ भी मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझा सकूं।
तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स कैल्शियम आयन, वो आपका करेक्ट है। क्योंकि इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है मॉलिक्यूल्स बाइंड टू एक्टिन। एक्टिन से कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड होगा जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी। तो एक्टिन के ऊपर कैल्शियम बाइंड होता है और मायोसिन के ऊपर आपका एटीपी बाइंड होता है। ठीक है, तो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हो कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का रोल क्या है। द फर्स्ट इज इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज द बाइंडिंग टू मायोसिन हेड, थर्ड वन इज द सप्लाइंग एनर्जी टू क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, फोर्थ वन इज द रेगुलेटिंग कैल्शियम रिलीज। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो एटीपी होता है उसका काम कोई एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं होता। ये एटीपी क्या होता है, ये मायोसिन के हेड पर बाइंड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने का काम ही कौन करता है, आपका एटीपी करता है। ठीक है, तो मायोसिन के हेड पर बाइंड होता है। तो इसका सही आंसर आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पॉज करके प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द सार्कोमियर लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है सार्कोमियर लेंथ का मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। आपका सार्कोमियर शॉर्ट होता है, लेंथ बढ़ता है, अनचेंज्ड रहता है या बिकम थिकर। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो सार्कोमियर की जो लेंथ होती है, इसने किसका पूछा, इसने पूछा सार्कोमियर का, फिलामेंट्स का नहीं पूछा, थिन और थिक फिलामेंट्स का नहीं पूछा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपका सार्कोमियर क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका ये मायोसिन होता है। ठीक है, और मायोसिन के राउंड में क्या होता है, मायोसिन के राउंड में स्टूडेंट आपका ये एक्टिन होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर से लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है। ये वाली भी आपकी क्या है, ये वाली भी आपकी जेड लाइन है। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो ये जो दो जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन ना पास आती है। ये इधर से इधर आएगी, इधर से इधर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पे आपके जो सार्कोमियर की लेंथ है वो शॉर्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दो जेड लाइन पास आ रही है। अगर ये सार्कोमियर की जगह पूछता कि आपका एक्टिन फिलामेंट का क्या होता है या मायोसिन फिलामेंट का क्या होता है, तो वहां पे आपका जवाब दूसरा होता। इसने सार्कोमियर का पूछा, इसलिए क्या हो रहा है कि उसके दो जेड लाइन जो पास में आ रही है, तो बेसिकली वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, इट्स शॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं। पूछा है, विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन। जब हमारी मसल रिलैक्स होने वाली होती है, तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्रॉस ब्रिज जो बना है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, उसको ब्रेक करता है। तो आपका एटीपी मॉलिक्यूल की वजह से आपका क्रॉस ब्रिज जो यहाँ बेसिकली एक्टिन और मायोसिन के बीच में बनता है, वो इस एटीपी की वजह से ब्रेक होता है। जैसे मैंने क्या बताया था इस वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि एक्टिन के ऊपर क्या होता है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन के ऊपर क्या होता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो जब एटीपी या मायोसिन के हेड से एटीपी जाता है, तब जाके हमारा क्या होता है, ये बाइंड होने के लिए तैयार होता है और इन दोनों के बीच में, एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनती है। पर जैसे वापस से एटीपी आता है ना, तो क्रॉस ब्रिज जो इन दोनों के बीच में बनी होती है टूट जाती है और हमारी मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि जब आपकी मसल्स को रिलैक्स होना होता है, तो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है, तो वो आपका एटीपी है। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन बताइए। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट करा होगा।
तो चलिए देखते हैं। Which of the following accurately describe the sliding filament theory of muscle contraction? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी को अच्छे से डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टनिंग द सार्कोमियर। इसको समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। तो जो मैंने ऊपर आपका डायग्राम बनाया था सार्कोमियर का, वही डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, आपकी जेड लाइन होगी, और फिर बीच में आपका क्या है, बीच में स्टूडेंट आपका मायोसिन होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मायोसिन हो गया। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट आपका एक्टिन हो गया। तो दिस वन इज दी, जस्ट अ मिनट, ओके, ये वाली आपकी क्या है, ये वाली आपकी जेड लाइन है, और ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका एक्टिन है, और ये रेड वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, मायोसिन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ये आपका एक्टिन है ना, मायोसिन अपनी पोजीशन पे रहता है, वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, मान लो ये क्या है, मायोसिन है, और ये दूसरा वाला हाथ क्या है, एक्टिन है। तो एक्टिन बेसिकली मायोसिन के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, इसकी 3D वीडियो मैंने दिखा रखी है, आप उस पर जाके देखना जरूर कि ये मायोसिन है, मायोसिन अपनी पोजीशन पे बिल्कुल रिजिड है। ठीक है, एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड कर कर आता है। अब सपोज करो मायोसिन यहाँ पे क्या है, मायोसिन की पोजीशन यहाँ पे रिजिड है, राइट, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मायोसिन बिल्कुल रिजिड है। एक्टिन क्या करेगा, एक्टिन इधर से और इधर से पास आएगा। तो एक्टिन एक मायोसिन फिलामेंट के ऊपर आता है, और जिसकी वजह से जो हमारा सार्कोमियर है, सार्कोमियर की जेड लाइन भी एक दूसरे के पास आती है, और हमारे सार्कोमियर की जो लेंथ है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट ही क्या हो रहा है, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, और जिसकी वजह से सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर हमारा छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन फिलामेंट, नो, मायोसिन कभी नहीं करता। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, एक्टिन फिलामेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेशनरी नहीं होता। कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको आज मैंने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास का समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।